तो शायद ऐसा हुआ हो। और मैंने ध्यान किया तो वो नमक वही खाते थे, समुद्र के पानी वाला। तो मैंने उनको होम्योपैथी की एक ऐसी दवा चुनकर दी जो सेंधा नमक और काले नमक की पोषकता को बढ़ाने वाली। दवा की 3 खुराक में उनका पैरालिसिस ठीक हो गया। 3 खुराक, सवेरे एक खुराक दी, दोपहर को एक दी, शाम को एक खुराक दी। अगले दिन तो वो चलने लगे, जो पूरी तरह से बेड रिडन थे, बिस्तर पे थे, हाथ पैर बिल्कुल छूट गए, दिमाग और बॉडी का कनेक्शन टूट गया, आवाज बिल्कुल चली गई थी, वॉइस पूरी तरह से लॉस हो गया। सवेरे अगले दिन 3 दवा, 3 खुराक सुबह दोपहर शाम की लेके अगले दिन सवेरे मैंने देखा कि वो अपने से घिसटते घिसटते बाथरूम जा रहे। और 3 खुराक के बाद चौथी दी नहीं मैंने। 2 दिन के बाद उनकी आवाज वापस आई और 4-5 दिन में बॉडी के सारे फंक्शन नॉर्मल हुए। और 10 दिन के बाद जिसने भी उनको देखा वो यही कहता था, धर्मपाल जी मुझे नहीं लगता आपको कोई अटैक आया। जो भी देखे वो ये कि हमें नहीं लगता था कि कोई अटैक आया। मैंने इतनी नॉर्मल हो गई सारी कंडीशन। और जब उनकी बेटी उनको मिलने आई, वो जर्मनी में रहते हैं, तो वो खुद हैरान हो गए। फिर उसने पूछा क्या किया? मैंने कहा कुछ नहीं, होम्योपैथी की एक दवा दी थी। वो दवा का एक ही काम है कि नमक से जो पोषकता चाहिए शरीर को, वो नमक नहीं दे पाया या नमक नहीं खाने से वो पोषकता नहीं थी शरीर में, वो दवा मैंने दे दी 3 खुराक में, चमत्कार कर दिया। ऐसे ही होता है। तो हम जब कहते हैं ना दवा का चमत्कार है, दवा का चमत्कार क्या है? कुछ खास नहीं है। आपके शरीर में जो पोषकता में कमी आई और उसके कारण से जो तकलीफ में आप फंस रहे, वो पोषकता किसी तरह से दे दो। अगर उस समय में उनको नमक का पानी उबाल के दे देता तो भी वो ठीक हो जाता। मैं दवा नहीं देता, सेंधा नमक लेके, काला नमक लेके पानी में डालता, पानी को उबालता और वो 1-1 चम्मच पानी पिलाता तो भी ठीक हो जाते। लेकिन मुंह उनका खुलने की स्थिति में नहीं था, तो पानी जाए कैसे? इसलिए दवा देनी, नहीं तो वो वैसे भी ठीक। तो ये उदाहरण मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिए हैं कि आप इसकी गंभीरता को समझिए। अपने जीवन में जो एक बड़ी गलती हम कर रहे हैं, भूल कहना चाहिए उसको, गलती नहीं है, गलतियों का तो सुधारा होता है, भूल सुधरती नहीं। तो बड़ी भूल कर रहे हैं वो एक ही है, हमने नमक अपने घर में ले आया, आयोडीन युक्त टीवी का विज्ञापन देखते हैं। रोज टीवी हमें उल्लू बना रहा है, आयोडीन युक्त नमक खाओ नहीं तो पागल हो जाओगे, घेंगा हो जाएगा। मैं देश में 12 साल से घूम रहा हूं, कोई एक पेशेंट मुझे मिले जिसने आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया और उसको घेंगा हुआ हो, मिला नहीं आज तक। सरकार को बार बार मैं कहता हूं भाई मुझे दे दो, फोकट में ठीक करूंगा। जिनको आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से घेरा हुआ ऐसे पेशेंट मुझे दे दो, मैं मेरे खर्चे से, मेरे पैसे से उनका ट्रीटमेंट करूंगा, ठीक करूंगा। एक भी मरीज सरकार मुझे नहीं दे पाई। मैंने सरकार से लिस्ट मांगी कि दे दो मुझे एक सूची, किस किस गांव में कौन कौन आदमी है जिसको आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से घेरा हुआ, आज तक सूची नहीं आई। हाँ, भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल, ये पहाड़ के कुछ राज्य हैं, वहां जरूर मैंने कुछ मरीज देखे हैं जिनको आयोडीन की कमी से घेंगे की समस्या है। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात। 3 राज्य हैं और इन राज्यों के नजदीक में कुछ हो सकते हैं। मैंने 3 राज्य मेरी आंखों से देखे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तरांचल। इन 3 राज्यों में पहाड़ पर, ऊंचाई पर रहने वाले कुछ लोगों में आयोडीन की कमी है शरीर में, तो उनको घेरा है, वो समझ में आता है। लेकिन पहाड़ से नीचे उतरकर मैदानों में रहने वाले किसी आदमी को ये कमी नहीं है, हो नहीं सकती। कारण जानते क्या? पहाड़ों की ऊंचाई पर जो वनस्पतियां पैदा होती हैं, जो सब्जियां पैदा होती हैं, जो दालें पैदा होती हैं, उनमें प्राकृतिक रूप से आयोडीन कम है। और मैदानों में जो सब्जियां और दालें पैदा होती हैं, उनमें प्राकृतिक रूप से आयोडीन भरपूर है। मैं आपको चेन्नई के बारे में कह सकता हूं। चेन्नई में आधा कटोरी दाल आप खा लो, पकी हुई दाल
सांभर के रूप में चाहे रसम के रूप में, आपके एक दिन की आयोडीन जितनी चाहिए उतने में ही पूरी हो जाती है। आधा कटोरी दाल मात्र खाने से एक दिन के आयोडीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है। चेन्नई, बेंगलोर में भी यही हाल है, हैदराबाद में भी यही हाल है। अगर पहाड़ में जाएंगे तो वहां थोड़ी जरूरतें नहीं हो पाती। तो मेरा सरकार को बार बार ये कहना है कि भाई पहाड़ों में अगर ये कमी ज्यादा है तो उनको खिलाओ आयोडीन युक्त नमक, हमको क्यों खिला रहे जबरदस्ती? हम तो सभी दाल खाने वाले लोग हैं। आधी कटोरी दाल आप में से कौन है जो रोज नहीं, चाहे सुबह चाहे शाम सभी खाते हैं। हम सब शाकाहारी हैं, बिना दाल के जिंदा नहीं रह सकते। तो हम सबको तो आयोडीन की कमी है नहीं, फिर जबरदस्ती हमको क्यों खिला रहे हो ये आयोडीन युक्त नमक? और अतिरिक्त आयोडीन जो शरीर में आया ये क्या खुराफात करेगा कोई बताता नहीं। आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जरूरत से ज्यादा आयोडीन अगर शरीर में जमा हो तो इसकी सबसे पहली खुराफात है ये आदमी को नपुंसक बनाता है। जिनके खून में जरूरत से ज्यादा आयोडीन आ जाती है वो कभी भी बच्चा पैदा कर नहीं सकते। स्त्री हो या पुरुष दोनों ही नपुंसकता में जाते हैं अगर जरूरत से ज्यादा आयोडीन आ जाए। इतनी खतरनाक बीमारी जिस आयोडीन की अधिकता से आती हो वो पूरे देश में टीवी चैनलों पर कभी नहीं बताया जाता। आधी बात बताता है टीवी चैनल, आयोडीन युक्त नमक खाओ, लेकिन ये आधी बात और बताने की जरूरत है कि आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा आयोडीन है तो मत खाओ, नहीं तो नपुंसकता में चले जाओगे। अधूरा ज्ञान खतरनाक। और इसी के चक्कर में मैं देख रहा हूं पिछले कई वर्षों में हमारे देश में लोगों में नपुंसकता बढ़ रही है। शादी को 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। वो आते हैं, सिर पटकते हैं मेरे पास, क्या करें कैसे करें। उनको छोटा सा ज्ञान अगर कोई 10 साल पहले दे देता कि भैया आयोडीन युक्त नमक मत खाओ, सेंधा नमक खाओ, काला नमक खाओ, तो वो यहां तक पहुंचते नहीं। उनको शादी के पहले दूसरे साल में ही बच्चे हो जाते हैं। तो विषय की गंभीरता को आप समझिए कि हम कितनी बड़ी गलती में या भूल में फंस गए, टीवी के विज्ञापन में फंस गए। और टीवी में विज्ञापन कौन कंपनियां कर रही हैं? वो कंपनियां जो 15 पैसे किलो के नमक को 7 रुपए 10 रुपए किलो बेची। आप जानते हैं समुद्र के पानी से नमक बनाना 15 पैसे किलो का खर्च आता है, क्योंकि समुद्र का पानी फोकट का है, टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है। और उसके ऊपर पड़ने वाला सूरज का प्रकाश वो भी टैक्स फ्री है और कॉस्ट फ्री है। नमक बनाने में मशीन कोई लगती नहीं। आप जानते हैं समुद्र का पानी एक खेत में हम इकट्ठा करते हैं, सूरज की धूप उस पर गिरती है, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। यही है ना, इसमें ना कोई मशीन लगती है, ना बिजली लगती है, ना बिजली ना मशीन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम है, 15 पैसे किलो का खर्चा आता है। अब ये 15 पैसे किलो का नमक आपके घर तक आते आते 7 रुपए किलो कैसे हो जाता है? ये उन लूटखोर कंपनियों का सारा तंत्र है सरकार के साथ मिलकर कि आपकी जेब में से पैसे खींच लें। जितनी कंपनियां नमक को आयोडीन युक्त करके बेच रही हैं या आयोडीन युक्त नमक है वो सब लूट रही हैं आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना नहीं लूटा उससे ज्यादा लूट रही, वो चाहे भारत की हो या विदेशी। 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए किलो, हिसाब लगाओ ना गणित का। 15 पैसे किलो की चीज 30 पैसे किलो अगर आप खरीदो तो मुनाफा 100% हो गया। और 15 पैसे किलो की चीज 1.5 रुपए किलो खरीदो, मुनाफा 1000% हो गया। और 15 पैसे किलो की चीज 3 रुपए किलो खरीदो, मुनाफा 2000% हो गया। और 15 पैसे किलो की चीज 6 रुपए किलो खरीदो, मुनाफा 4000% हो गया। और 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए किलो खरीदो, 5000% का मुनाफा आपकी जेब से निकाला जा रहा है नमक के नाम। और नमक की मजबूरी क्या है? ये एक ऐसी वस्तु है जो सबको चाहिए, कंजम्पशन बहुत अधिक है, लाखों करोड़ों टन में हम इस्तेमाल करते हैं हर साल, तो मुनाफा भी कितना होगा जरा सोचो।
1 किलो का मुनाफा 15 पैसे से 7 रुपए, तो करोड़ों टन, लाखों करोड़ों टन नमक हर साल बिक रहा है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए लूट रहे हैं कुछ लोग, आपको उल्लू बना। तो मैं चाहता हूं आप इस लूट से भी बचो और इस नमक से भी बचो। एक तो नमक जो दे रहे हैं वो बीपी बढ़ाने वाला, तकलीफें पैदा करने वाला, शरीर में विकृतियां और दोष पैदा करने वाला, ऊपर से इतना महंगा, हमारे पैसे खींच कर ले जाए। तो ये जो साजिशें चल रही हैं, ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं पूरे देश में अलग अलग तरीके, मुझे लगता है कि कोई बड़ा षड्यंत्र शायद इस देश के साथ हो रहा है कि सबको आयोडीन युक्त नमक खिलाते जाओ, 5 साल, 10 साल, 15 साल में सबकी आयोडीन शरीर में ज्यादा हो जाए, नपुंसकता पूरे देश में बड़े पैमाने पर हो जाए, बच्चे ही पैदा ना हो इस देश में, तो विदेशी आकर फिर कब्जा कर ले इस देश में अधिक जनसंख्या के कारण आपकी जनसंख्या घटती जाए और दूसरों की बढ़ती जाए। आपको सुन के हैरानी होगी, आयोडीन युक्त नमक भारत देश में आने से पहले यूरोप और अमेरिका के खंड के 40 देशों में चल चुका है और वहां की सरकारों ने उसको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया, बैन कर दिया। यूरोप के देशों में सबसे पहले एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, इसने आयोडीन युक्त नमक शुरू किया। आयोडीन युक्त और एक्स्ट्रा फ्री फ्लो, आप सुनते हैं ना टीवी में, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक है और आयोडीन युक्त भी है। ये एक्स्ट्रा फ्री फ्लो क्या है? नमक में हमेशा नमी रहती है, नमी पानी के कारण रहती है। नमक की एक विशेषता है कि वो हर तरफ से पानी को खींचता है। सूखा हुआ नमक यहां खोल के रख दो, कल देखना वो सब गीला हो जाएगा। कहां से हो गया? वातावरण में जो मॉइस्चर है उसको नमक खींचता है। अगर कोई नमक पानी को खींचेगा तो वो एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नहीं हो सकता, सूखा नहीं होगा। सूखा नहीं होगा तो चाहिए वो ये कि नमक जो है पानी को खींचता है, उसका गुण है। खाली रख दो गीला हो जाएगा। अब ये पानी को खींचने का जो गुणधर्म है, इसके कारण नमक को जब पीसेंगे तो थोड़ी नमी रहने वाली है। यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खुराफाती दिमाग लगाया कि ये नमक में नमी नहीं रहनी चाहिए। क्यों? अगर नमी है तो ये ऐसे करके किसी पे इसको छिड़क नहीं सकते, बुरका नहीं जा सकता। यूरोप और अमेरिका की खासियत क्या है वो हमें जाननी चाहिए। उनकी अपनी समस्या है जिसका समाधान करने के लिए ये तमाशा किया। वहां सब्जी कोई घर में बनाता नहीं, दाल कोई पकाता नहीं, सब्जी बनी बनाई डिब्बे में आती है। ये आप सभी जानते हैं। अमेरिका, यूरोप के देशों में, कनाडा जैसे देशों में जो अपने को बहुत विकसित कहते हैं, वो ताजा बनी हुई सब्जी नहीं खाते क्योंकि सब्जी बनाना नहीं आता किसी। कितने गरीब लोग हैं, सब्जी बनाना नहीं आता। हिंदुस्तान के घर घर में 10 साल के किसी भी बच्चे को जो काम आता है वो यूरोप के बड़े बड़े लोगों को नहीं आता सब्जी बनाने कैसे हैं। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सारी दुनिया का तामझाम करने वाले हेड्रोन कोलाइडर बनाने वालों को सब्जी बनाना नहीं आता। अच्छा, सब्जी बनाना आता क्यों नहीं है? कारण है कि सब्जी होती भी नहीं है। ज्यादातर देशों में सब्जी के नाम तो या तो बटाटा है, आलू और कांदा, बाकी कुछ है। तो सब्जी बनाने के नाम पे कुछ है नहीं, प्रकृति ने दिया भी नहीं है, उनको आता भी नहीं। तो सब्जियां वो दूसरे देशों से खरीदते हैं, बना बना के पैकेट में बेचते हैं। अब सब्जी बनी हुई पैकेट में डाली जाएगी तो उसको सुरक्षित रखने का एक ही आधार है, नमक ना डाला जाए उसमें। नमक डल गया तो वो पैकेट बेकार हो जाए। तो बिना नमक की उबली हुई सब्जी पैकेट में बंद आती है यूरोप और अमेरिका में। जब वो खाने के लिए बैठते हैं, प्लेट पर निकालते हैं तो ऊपर से नमक डालते हैं। अब ऊपर से नमक डालना है तो उनको नमक ऐसा चाहिए जो फ्री फ्लो हो, चारों तरफ गिरे। और नमक की विशेषता है कि उसमें पानी रहेगा, थोड़ा मॉइस्चर रहेगा। तो उन्होंने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए नमक को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो बनाया और उसके लिए बीसियों केमिकल डाल दिए उसमें।
अब वो नमक नहीं रहा, केमिकल का भंडार हो गया, कई तरह के रसायन उसमें डाल दिए नमक को एक्स्ट्रा फ्लेवर बनाने के लिए। अब उन्होंने देखा कि उनके यहाँ ये नमक चल पड़ा, उस नमक में से समस्याएं शुरू हो गई, आयोडीन युक्त किया और समस्याएं शुरू हो गई। जर्मनी में बड़े पैमाने पर लोगों में नपुंसकता फैली, फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में बच्चों के पैदा होने का जो ग्रोथ रेट है वो कम होने लगा। तो बड़ी खोजें हुई कि भाई ये क्या चक्कर हो गया, हमारे यहाँ अचानक से बच्चे पैदा कम होने लगे क्यों? तब वैज्ञानिकों ने खोज के बनाया कि ये अतिरिक्त आयोडीन का कमाल है, तो धड़ाधड़ सरकारों ने उसको बैन किया कि नहीं चाहिए फिर हमको सादा नमक ही चाहिए। अब उन्होंने तो बंद कर दिया, ले देके हमारे ठोक दिया हिंदुस्तान के मामले। अब हिंदुस्तान के नेता तो सुभान अल्लाह, वो आपने पता नहीं हिंदी या उर्दू की कहावत सुनी है, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या हो। एक ही उल्लू बहुत होता है समाज को बर्बाद करने के लिए, और हमारे यहाँ उल्लुओं की फौज इकट्ठी होकर राजनीतिक पार्टी बना लेती है, फिर वही मंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उनको बहुत सारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं, एक ही चीज से लेना देना, पैसा और कुर्सी। ये कुर्सी मिल गई तो अब इसको टिका के कैसे रखना है, अगली बार इसको बचा के कैसे रखना है, इसके लिए पैसे खर्च करने हैं, तो पैसे लाने कहां से हैं, फिर खर्चा कैसे। तो चुनाव का सारा खेल ये है, पैसा बनाना, कुर्सी लाना, कुर्सी पे बैठना, फिर पैसे बनाना, फिर कुर्सी लाना। तो ऐसे नेता है, उनके ऊपर किसी ने कह दिया भाई बहुत अच्छा आयोडीन युक्त नमक भारत में लगा दो, तो लगा दिया हमारे नेता। और लगा ही नहीं दिया, कानून बना दिया कि जो बिना आयोडीन का नमक खाएगा उसको जेल भेज दिया जाए। ऐसे मूर्खों के मूर्ख नेता हमारे देश में। कानून ने ऐसा भी बना दिया कि जो बिना आयोडीन का नमक बेचेगा दुकान में उसको भी जेल में डाल दिया। इन मूर्खों ने थोड़ा भी नहीं सोचा कि 1930 के पहले इस देश में कोई आयोडीन युक्त नमक नहीं था, समुद्र के पानी का ही नमक नहीं था, आयोडीन युक्त नमक की तो बात ही छोड़ दो। और लोग ज्यादा स्वस्थ थे। जब से ये समुद्र के पानी का नमक आया, घरों में ज्यादा बीमारियां आई हैं। ऐसे हमारे नेता। अब इसमें घुस क्या गया सारा खेल कि जो नमक को 15 पैसे किलो से 7 रुपए 10 रुपए किलो बेचने वाली कंपनियां, उनको मुनाफे कमाने हैं। उसमें बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, भारत की भी कुछ देशी कंपनियां हैं, उनको अपना धंधा चलाना है। नेताओं को उसमें से थोड़ी घूस और रिश्वत देकर अपनी व्यवस्था को टिकाए रखना है। तो नेता और भ्रष्ट कंपनियों का गठजोड़, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कंपनी, भ्रष्ट अधिकारी ये बन गया, तो चला गया पूरे देश में आयोडीन युक्त नमक। आपको सुन के हैरानी होगी, मेरे जैसे बहुत लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, सड़क पे भी और अदालत में। कई संस्थाएं हैं जिन्होंने इनके खिलाफ मुकदमे किए हुए और उनके फैसले भी आए। एक इतना अच्छा फैसला आया महाराष्ट्र हाई कोर्ट का कि जबरदस्ती सरकार किसी को आयोडीन युक्त नमक नहीं खिला सकती है। किसी की इच्छा है तो खाए, नहीं है तो वो अपना दूसरा नमक खाए। तब से ये कंपल्शन हटाया उन्होंने, क्योंकि कोर्ट का फैसला आया। अभी थोड़े दिन में सुप्रीम कोर्ट का भी आने वाला है इसी मामले में फैसला, क्योंकि एक मुकदमा वहां चल रहा है। तो फैसला आएगा तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन सरकारें कितनी खतरनाक हैं आप जरा सोचिए, जिनको आप बना रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो सरकारें ही आपको खतरे में डाल रही। तो आपको तो मेरी एक ही छोटी सी विनती है, इतनी सब राम कहानी सुनने के बाद घर का नमक बदलिए। ये कहानियां इसलिए सुनानी पड़ती है कि दिमाग बदलना आसान काम नहीं होता। एक रास्ते पे आदमी चल पड़े ना तो उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसको कई तरह से कन्विंस करना पड़ता है, बताना पड़ता है, जानकारियां देनी पड़ती है, तब जाके वो एक छोटा सा फैसला करता है, हाँ आज से मेरे घर में सेंधा नमक ही आएगा या काला नमक ही आएगा। तो आप तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपना फैसला तो आप आज कर ही लो। और मेरी एक छोटी सी विनती है कि आपके पड़ोसी हैं, परिवार के मित्र हैं, परिचित हैं, उनको भी ये बोलना शुरू कर दो, भैया नमक लाना तो सेंधा लाना, काला लाना। अब आप कहेंगे थोड़ा महंगा है, तो जीवन से महंगा कोई सौदा नहीं।
10 रुपए किलो का अगर सेंधा नमक खाना पड़ता है पान को, या 10 रुपए किलो का काला नमक खाना पड़ता है, और आप स्वस्थ हो जाते हैं, लाखों रुपए के आपके खर्चे बच जाते हैं, तो क्या बड़ा सौदा। और सेंधा नमक महंगा एक ही कारण से हुआ, भारत का बंटवारा जो हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, हमारे नमक के पहाड़ पाकिस्तान के कब्जे में चले गए, वरना ये सेंधा नमक तो सबसे सस्ता बिकता रहा। आप यहाँ कई बुजुर्ग बैठे हैं, आप याद करिए आपके जमाने के दिनों में शायद रुपए में 5-7 सेर या 10 सेर नमक बिकता होगा। मेरे दादाजी बताते हैं 5-7 पैसे किलो में मिल जाता था सेंधा नमक, काला नमक। ये महंगा तब से हुआ जब से पहाड़ पाकिस्तान के कब्जे में गए, हमारे हिस्से तो महंगा हो। और अभी महंगा और इसलिए है कि ये इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। पहले एक ही देश में मिलता था, अब दूसरे देश से लाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा महंगा हुआ। तो थोड़ा महंगा है तो भी मैं मानता हूं, आपके स्वास्थ्य की कीमत पर तो वो इतना महंगा नहीं पड़ेगा। आप उसको लाते जाइए घर में, सेंधा नमक लाइए, काला नमक लाइए। और फिर इस नियम में आप चाहें तो छूट ले सकते हैं कि दूध के साथ नमक की चीज भी लेनी पड़े तो सेंधा नमक और काले नमक की कोई भी चीज ले सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कल या परसों कहा था कि शाम को भोजन के तुरंत बाद दूध पिए, दोपहर को भोजन के तुरंत बाद लस्सी या मट्ठा पिए, और सवेरे भोजन के तुरंत बाद जूस पिए, फलों के रस पिए। तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहा होगा कि अगर हम दूध पी रहे हैं तो नमक की चीज खा रहे हैं, आयुर्वेद तो मना करता है नमक और दूध का। तो ध्यान ये रखें कि जो वस्तुएं नमक की आप बनाएं वो सेंधा नमक और काले नमक की बनाएं, उसके साथ दूध पिए। दही, मट्ठा या छाछ या तक्रम जो ले रहे हैं वो सेंधा नमक और काला नमक डाल कर लें, ताकि जीव हिंसा भी ना हो और आपके शरीर के लिए भी अनुकूल हो। सब्जियां बनाएं सेंधा और काले नमक में, दालें पकाएं सीधे और काले नमक में, फिर उसके साथ दूध भी लेना संभव है, दही में भी वो डाल के खाना संभव है। तो ये हमेशा से आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। कल साध्वी जी ने आपको एक बात कही थी कि कम से कम मिट्टी के बर्तन तो सबके घर में आ जाएं। आज साध्वी जी अगर अपने प्रवचन में ये कहेगी कि आज से आपके घर में सेंधा नमक आ जाएगा, तो मैं तो उनका बहुत कृतज्ञ रहूंगा। तो हम हमारे जीवन में, आचरण में कोई ज्ञान अगर प्राप्त करें और तुरंत उसको लागू करें तो वो सबसे बड़ी सफलता है। तो मुझे लगा कि कल का मेरा व्याख्यान काफी सफल है। आज मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए बात करूंगा कि हमारे जीवन में विरुद्ध वस्तुओं के बारे में कल चर्चा करते समय ये नमक की बात नहीं, ऐसी ही एक बात जो कल की चर्चा से अधूरी है वो ये कि हम जब कोई भी भोजन ऐसा तैयार करें जिसमें फर्मेंटेशन होता हो, फर्मेंटेशन आप समझते हैं कि जिसमें हम कोई वस्तु को ऐसी अवस्था में रखें पानी में मिला के कि वो 1 दिन या 2 दिन सड़े, तो सड़ने के बाद फिर हम उसका भोजन बनाएं। उस पर कल साध्वी जी भगवान ने मुझे कहा था कि इस पर भी बात करें, तो आज मैं यहीं से शुरू करता हूं कि फर्मेंटेड चीजें जो सड़ाकर बनाई गई वस्तुओं को हम कहते हैं अंग्रेजी में फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, जैसे डबल रोटी है, जैसे पाव रोटी है, जैसे बिस्किट है, और उसी क्रम में आती है इडली है, वगैरह वगैरह। तो इसमें धर्म की दृष्टि से हम मानते हैं कि जीव हिंसा होती है, तो बात बिल्कुल सही है। और हमारे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से भी ये वस्तुएं अनुकूल नहीं, इनको विरुद्ध आहार में ही लेना करता है। होता क्या है कि जैसे हम डबल रोटी बनाते हैं, पाव रोटी बनाते हैं, तो मैदा है, मैदे को सड़ाते हैं। मैदा अपने आप में सबसे खराब चीज है। इस पूरे दुनिया में मनुष्य जाति ने जो सबसे खराब 3 वस्तुएं की हैं, जिनको मैं सबसे खराब मानता हूं, उनमें से एक है समुद्री नमक, समुद्र के पानी से बना हुआ नमक। दूसरी है चीनी, जिसको आप शुगर कहते हैं, और तीसरी वस्तु है वो मैदा। मैदा बहुत ही खराब है।
अपने आप में। आप बोलेंगे मैदे में खराबी क्या है? मैदे की सबसे बड़ी खराबी ये है कि वो गेहूं के आटे से बनती है। आटे की पूरी चोकर निकालने के बाद सबसे खराब आटा वही है जो मैदा में बच जाता है। आटे की चोकर निकल गई माने उसके फाइबर्स निकल गए, रेशा उसका निकल गया। और बिना रेशे की कोई भी वस्तु अगर आप खा रहे हैं तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा प्राणघातक और हानिकारक है। कारण क्या है कि जब किसी वस्तु में रेशा नहीं है और आप उसे खा रहे हैं तो वो अंत में जाकर आपकी बड़ी आंतों से चिपकेगी। उसका पाचन तो होने वाला नहीं है, वो बड़ी आंतों से जाकर चिपक जाएगी। और बड़ी आंतों से जाकर जब वो चिपक जाएगी तो बड़ी आंतों की दीवारें मोटी होती चली जाएंगी। अंत में ये बड़ी आंतों की दीवारें जो मोटी होती जाएंगी, ये आपको कारण बनेगी कॉन्स्टिपेशन का, कब्जियत का, कोष्ठबद्धता का। और ये कॉन्स्टिपेशन और कब्जियत और कोष्ठबद्धता बढ़ते 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 एक दिन आपको दुनिया की सबसे खराब बीमारियों में फंसाएगी। कल शाम को बात हो रही थी, मैंने यहाँ शाम के चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर में ये बात की थी, सर्दी और जुकाम कैसे होते हैं। तो सर्दी और जुकाम का एक कारण तो है कि हम वायरल इन्फेक्शन में चले जाते हैं और सर्दी जुकाम हो जाता है प्रतिक्रिया स्वरूप। वायरल इन्फेक्शन से होने वाला सर्दी जुकाम कभी भी खतरनाक नहीं होता, वो शरीर की ताकत को बढ़ाता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। कोई बाहर का वायरस आपके शरीर में चला गया, अब वो वायरस को एंटीडोट करने के लिए, उसको निष्प्रभावी करने के लिए अंदर से शरीर की ताकत काम करना शुरू करती है। और शरीर जब जीत जाता है तो 2 या 3 दिन में सर्दी जुकाम खत्म हो जाता है। ये बहुत आसान सी बात है, ये चलता रहता है काम। लेकिन जब हमारे बड़ी आंत में कब्जियत आती है, कॉन्स्टिपेशन आता है, और उस कॉन्स्टिपेशन के बाद सर्दी और जुकाम होता है, वो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। कॉन्स्टिपेशन से होने वाला सर्दी जुकाम धीरे धीरे लंबे समय में आपको स्नोफीलिया जैसी खराब बीमारी में फंसाता है। स्नोफीलिया से भी ज्यादा खराब बीमारी दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा शुरू हो जाती है। फिर यही कॉन्स्टिपेशन से होने वाला जुकाम आपके शरीर में ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का कारण बनता है। और अंत में आप दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां कोई दवा आपको काम नहीं करती है। इसलिए अक्सर एलोपैथी के डॉक्टर ये बोल देते हैं, दमा दम निकलने के बाद ही जाता है, अस्थमा दम निकलने के बाद ही जाता है। माने दमा और अस्थमा की उस स्टेज में आप पहुंच जाए कि बीमारी आपकी लाइलाज हो जाए, कोई दवा ही आपके ऊपर काम न करे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। कहां से शुरू होती है वो स्थिति? आपने मैदे की कोई ऐसी चीज खाई जो सड़ी हुई है, जिसमें फाइबर बिल्कुल नहीं है, बिना फाइबर की चीजें खाएंगे, वो बड़ी आंत में जाकर चिपकेगी और बड़ी आंत धीरे धीरे दीवार उसकी मोटी होती जाएगी, ये कचरा उस पर चिपकता जाएगा, मोटा होता जाएगा। फिर इसकी सफाई भी बहुत मुश्किल हो जाती है और इसकी सफाई नहीं हो पाएगी तो आप फिर फंस जाएंगे बहुत गंभीर दुष्चक्र में। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है, मैदा और मैदे की बनी गई कोई भी वस्तु विरुद्ध आहार में गिनी जाती, इसलिए आपको ना खाएं मैदा और मैदे की बनी हुई कोई भी वस्तु। और उससे भी ज्यादा खराब स्थिति है कि जब मैदे को सड़ाकर वस्तु बनाए, वो और भी खराब। मैदा अपने आप में खराब है, लेकिन मैदे को सड़ाकर जो वस्तुएं आप बना रहे हैं वो उससे भी ज्यादा खराब। अब मैदे को सड़ाकर जो सबसे ज्यादा बनने वाली वस्तु है वो डबल रोटी और पाव रोटी। मैदे को सड़ाकर जो बनने वाली दूसरी वस्तु है वो बिस्किट्स और बेकरी के आइटम है। ये तो और भी खराब स्थिति में आपको पहुंचा देते हैं। एक तो फर्मेंटेशन उसमें होता है, 1 दिन होता है, कई बार 2 दिन होता है, कई बार 3 होता है। फर्मेंटेशन में आप जानते हैं कि जीव राशि पैदा होती है और मरती रहती है उसी में। उस जीव राशि के पैदा होने और मरने का पाप तो अपने ऊपर लगता ही है, बनाने वाला भी पाप का भागी होता है, हम जो खाने वाले हैं हम भी उसी पाप के भागी हो जाते हैं। वो तो धर्म के हिसाब से आप फंसी गए, स्वास्थ्य के हिसाब से उससे ज्यादा आप फंस गए।
आपको सुनकर हैरानी होगी, आप बहुत